हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है काफ़ी वोलेटाइल शेयर रहता है। और सीधी सी बात ये है कि देखिएगा, जो मैं भी एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी बात पहले ही बता देता हूँ कि देखिएगा, मुझे एनालिसिस करने से पहले ये चीज़ डिस्क्लोज कर देनी चाहिए आपके सामने कि मेरे पास इसकी कोई होल्डिंग नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है एक ट्रेडिंग स्टॉक है आज के जो है परिस्थिति के अंदर। हालांकि एक समय ये निफ्टी का शेयर हुआ करता था, लेकिन आज की परिस्थिति में केवल और केवल प्योरली एक ट्रेडिंग शेयर्स है। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर्स मुझे नहीं लगता है। तो जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि सर जो है इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ, मैं बात तो फंडामेंटल्स के बारे में ही करूंगा। और मुझे फंडामेंटल्स इसके वीक लग रहे हैं। शेयर प्राइस के बारे में भी जो है मेरी जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ कर सकता हूँ इसके साथ। तो सिंपल सी बात है, जो ट्रेडर्स के एंगल से जो भी कुछ मुझे लगता है वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो इस शेयर्स के अंदर वोलेटिलिटी है काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। तो ये ट्रेडर्स का जो है फेवरेट स्टॉक के अंदर इसको आप काउंट कर सकते हैं। दोनों साइड के मूव्स जो हैं इस शेयर प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप इसका पिछले एक साल का चार्ट देखेंगे तो करीबन 700 750 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था। और ये अभी जो है 100 रुपये के आसपास के भी जो लेवल टच करके आया, और उसके बाद अभी ये जो शेयर है करीबन 230 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सीधी सी बात ये कि इसका जो एनालिसिस हम करें तो उस एनालिसिस में कुछ बातें खास हैं जो आपके साथ करनी बहुत ज़रूरी है, और जिससे आप ये समझ सकें कि ये शेयर इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर क्यों नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की हम बात करेंगे, कंसोलिडेटेड एनालिसिस करेंगे। अगर आप ईयर ऑन ईयर की भी बात करें, अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करें सबसे पहले, तो आप पाएंगे कि इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर क्यों कमी आई है, वो आपको सीधे फाइनेंशियल्स में भी नजर आ रही होगी। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, इसका जो इंटरेस्ट इनकम है जो 14,855 करोड़ जो 31/3/19 के अंदर रन करते थे, वो घटकर 11,548 हो गया। तो आप देखिएगा, सीधा सीधा जो बेसिक बिजनेस है, यानी कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देते हैं, वहां पे इंटरेस्ट इनकम कम हो रही है। तो आप ये समझिएगा कि जो लोन्स मैच्योर हो रहे हैं उसके बदले में ये जो नया लोन जो है नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे। तो डी ग्रोथ जो है साफ साफ देखने के लिए मिलती है। उसके बाद देखिएगा, अगर इंटरेस्ट इनकम यहां पर भी कंपेयर करें 19 के मुकाबले में क्वार्टर की, तो भी वो इनकम आप देखिएगा सब्सटेंशियली 1/3 के आसपास, जो सॉरी 1/4 के आसपास जो है घटती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिएगा 1/4 से भी ज़्यादा ये डिक्लाइन है। और अगर आप पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो भी यहाँ पे रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है। डिविडेंड इनकम भी जो है अपने लोएस्ट लेवल पर है पिछले जो 4 क्वार्टर्स गए उनमें। फीस एंड इनकम जो है, फीस बेस्ड इनकम जो है पिछले साल के मुकाबले देखिएगा करीबन करीबन जो है 40 करोड़ रुपए कम हो गई है। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, जो फेयर वैल्यू चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, तो उनकी जो फेयर वैल्यू चेंज है उसका गेन इनको 123.78 है। तो ये जो पिछले 2 क्वार्टर्स में नहीं था। नेट गेन ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर अमोटाइज कॉस्ट कैटेगरी, तो देखिएगा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इन्होंने खत्म कर दिया, यानी कि जिनको बेच दिया या जिनको इन्होंने राइट ऑफ कर, सॉरी, जिनको इन्होंने बेच दिया या किसी दूसरी कैटेगरी में इन्होंने बदल दिया, तो वहां पर जो है अमोटाइज कॉस्ट के ऊपर मतलब है कि जो प्रेजेंट वैल्यू मेथड है उससे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वास्तव में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन है। तो हालांकि ये एक प्रॉफिट है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 2950 टोटल रेवेन्यू में देखिएगा, जहां 4343 करोड़ के रेवेन्यूज हुआ करते थे पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर, वो 2950 के रेवेन्यू के फ्रंट पे बिल्कुल वीकनेस आपको साफ साफ नजर आएगी। उसके बाद देखिएगा फाइनेंस कॉस्ट, आप देखिएगा बिजनेस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट आपकी नहीं घटी, सब जितना आपका बिजनेस घट गया। बिजनेस तो घटा है आपका काफी ज्यादा, लेकिन आपकी जो बोरोइंग की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। और बोरोइंग कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? बिकॉज कि आप जो पैसा आज की डेट में बोरो कर रहे हैं वहां पर आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है आपको सही रेट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो घट रहा है, जिसकी वजह से आपको ब्याज पे ज़्यादा पे पैसा मिल रहा है उधार, और उस इंटरेस्ट कॉस्ट को देखिएगा वो यहाँ पे साफ साफ रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो दूसरा रीज़न है, आप देखिएगा कि इस दौरान में जो है आप देखेंगे कि दो जो बैंक रेट्स हैं वो कम हुए हैं, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों रिड्यूस हुए हैं, और वहां पर इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम नहीं हो रही है। इट मीन्स इसकी इनके बिजनेस पर यहाँ से भी डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद देखिएगा इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और इनके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसका जो इंपेयरमेंट का लॉस, यानी कि जो इन्होंने लोन बांट रखे हैं, वो भी देखिएगा यहाँ पे 164 था, 142 था। तो ये अब मल्टीफोल्ड जो है यहाँ पर हो गया, दैट इज ए लॉस फॉर द
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इस फ्रंट पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको वीकनेस नजर आ रही है। आप एनुअली भी देखेंगे तो लगभग 90% के आसपास जो है इंक्रीज हो गया है, यानी कि लगभग आप ये देखिएगा डबल के आसपास ही हो गया है। तो सिंपल सी बात है, तो ये जो लॉस है आप इसमें से सोच रहे होंगे कि कुछ कोविड का भी होगा। यस, कोविड के भी प्रोविजंस इसके अंदर इंक्लूड है, और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वो मोर और लेस एक जैसे अदर एक्सपेंसेस। और जो सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो आपको सबसे खास बात जो लगेगी वो अब देखिएगा दोबारा से, आप देखिएगा एम्प्लॉय कॉस्ट 166 थी पिछले साल, फिर पिछले क्वार्टर में थी 149 और अब हो गई 120। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? या तो आपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह नहीं बढ़ाई या आपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, आपका काम कम हो गया, दिख ही रहा है यहाँ पे, आपकी रेवेन्यूज में भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि बिजनेस क्लियरली डी ग्रोथ दिखा रहा है। और देखिएगा ये जो बिजनेस है दैट इज रिस्की बिजनेस, एनबीएफसी बिजनेस है हाउसिंग लोन के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा आप एम्प्लॉय या तो एम्प्लॉय कम कर रहे हैं या एम्प्लॉय की सैलरी कम कर रहे हैं, दोनों चीज़ें तो नहीं हुई होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा सीधी बात है, आपने एम्प्लॉयज़ कट किए हैं जिसकी वजह से आपको पिछले क्वार्टर से भी आपने जो है सैलरी देखिएगा 29 करोड़ कम पे की है इस बार। तो सिंपल सी बात है। और प्रॉफिट भी देखिएगा आप, जहां पर 613 करोड़ थे वहां पे 94 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, जो पिछले साल 1427 करोड़ के थे वो भी 94 के। उसके बाद आप देखिएगा ये तो प्रॉफिट आपके खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन जो टैक्स का इनको बेनिफिट मिल रहा है, तो टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से देखिएगा ये 126 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इस साल रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही खराब रिजल्ट है अगर इस एंगल से देखा जाए तो। अब उसके बाद देखिएगा ईपीएस तो आपको सारी चीज़ें बता ही रही है कि जहां ईपीएस 25 रुपये की हुआ करती थी पिछले साल, इसी क्वार्टर में वो 3 रुपये, पिछले क्वार्टर में भी 12 से जहाँ पे घट के 3 हो गई है। इसके अलावा ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है, यहाँ पर भी आपको बताऊंगा एक कैलकुलेशंस के बारे में, तो वो भी अभी आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर भी जो है रिजल्ट आपको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर भी लॉस है, हालांकि वो पिछले क्वार्टर में भी था बट इस बार सब्सटेंशियली है। और इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट भी सेल की है जब ये आप देखिएगा उसके बाद है। अब देखिएगा ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में कैश की पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, कैश तो ये उधार ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनकी घट गई है, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। तो इनको अपना बिजनेस चलाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सेल करना पड़ रहा है। जो लोन इन्होंने दे रखे हैं वो भी लोन आपके कम होते जा रहे हैं, जहाँ 92 करोड़ के लोन हुआ करते थे वहाँ 70 करोड़ के लोन आपने बांटे हैं। डी ग्रोथ साफ साफ बिजनेस में दिख रही है। और इसके अलावा अगर मैं आपको जो सबसे खास बात बताऊं, जो एक इन्वेस्टर को हमेशा देखनी चाहिए, कि आप देखिएगा आपके जो शेयर होल्डर फंड है, कुछ भी अगर आपको नहीं, मतलब आपको अगर ज़्यादा फाइनेंशियल की नॉलेज भी नहीं है, आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के ये चीज़ देख सकते हैं। ये आपका शेयर होल्डर का पैसा है जो बैलेंस शीट के हिसाब से 16482 करोड़ था, वन, और वो घटकर अब 15,537 हो गया। यानी कि आपकी जो नेटवर्थ है वो साल भर के दौरान रिड्यूस होती हुई नजर आई है। यानी कि आपकी संपत्तियों की वैल्यू, आपके पास जो शेयर होल्डर की वैल्यू थी 16482 करोड़ थी, जो अब घटकर 15537 हो गई है। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि ये जो गिरावट आई है करीबन 5 से 6% की, ये गिरावट क्या इंडिकेट कर रही है? ये गिरावट सीधा सीधा इंडिकेट कर रही है कि बिजनेस बिल्कुल डी ग्रोथ के अंदर है, और ये भी वो बिजनेस जिसके अंदर फाइनेंसिंग है। तो रिजल्ट जो है आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे तो काफ़ी ख़राब लगते हैं यहाँ पर। और उसके बाद भी अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यूएशंस की बात करें हम, तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पे पूरा जो है इशारा दिया है कि कोविड की वजह से किस किस तरीके से लॉकडाउन रहा और फिर हमें किस तरीके से जो है चीज़ें फेस करनी पड़ी। इन्होंने एक उसका भी जिक्र किया है कि द सिटीजन विशल ब्लोअर फोरम हैज़ फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन दिल्ली हाई कोर्ट। सर्टन एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे इंडिया बुल्स ग्रुप के ऊपर, और हालांकि अभी वो जो केस है वो सब जुडिस है, तो उसके बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्म किया। तो आप देखिएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी उंगलियां जो है उठती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद देखिएगा इनकी एक होल्डिंग थी, इन्वेस्टमेंट थी एकनाथ नॉर्थ होल्डिंग्स लिमिटेड में, जो कि इन्वेस्टरी कंपनी है। वहाँ पर इन्होंने अपना जो स्टेक है वो 20% से कम कर दिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ से खत्म किया, तो इनका जो सब्सटेंशियल इम्पैक्ट था, यानी कि इनकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट थी जो वहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो ये इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस घटा, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि इन्होंने बैलेंस शीट में ज़्यादा वैल्यू पर दिखा रखी थी, अब वहाँ कम वैल्यू पर दिखा रही थी, वहाँ पर इनको गेन होता हुआ नजर आया।
उस गेन को इन्होंने 1802 करोड़ को जो है शामिल किया है। तो हालांकि वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के अंदर आपको नजर आएगा, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं, कंसोलिडेटेड में उसका नेट इंपैक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद 1798 करोड़ का इन्होंने इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लॉस दिखाया है। इसके अलावा आप देखिएगा 965 करोड़ का जो लोन लॉस है वो P&L में नहीं दिखाया, वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया है। पॉइंट नंबर 9 बी में देखिएगा डेबिटेड एडिशनल स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड अंडर सेक्शन 29 C as per the NHB National Housing Board Circular अगस्त 26 2004 एन अमाउंट ऑफ 965। देखिएगा अब ये क्या कह रहा है, 965 करोड़ का जो प्रोविजंस है, ये लॉस जो है ये बैलेंस शीट के अंदर कहां पर शो किया, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं किया है, ये सीधा सीधा रिजर्व में से माइनस कर दिया है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है वो 3741 करोड़ के हैं, वो भी यहाँ पर देखिएगा इन्होंने प्रोविजंस बताया उसका। और 636 करोड़ इनका येस बैंक के अंदर डूब गया है, जो 81 बॉन्ड्स थे, तो जो अल्टीमेटली स्कीम जो इन्होंने अनाउंस की थी। तो रिजल्ट जो है बहुत सारी चीज़ें हालांकि पहले से ही मीडिया के अंदर थी या पहले से ही वो आपको पता थी जो अभी यहाँ पे आई है, लेकिन फिर भी देखिएगा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे शेयर से अभी फिलहाल जो है दूर रहना चाहिए इन्वेस्टर को। आप किसी भी कीमत पे लेंगे इसमें तो आपको जो है रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेडर्स लोग तो क्या है कि अपने स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। ये वो एक नोट होल्डिंग्स के जो है एड्रेस वगैरह हैं जो जहाँ पर है, तो एक नोट होल्डिंग्स जो है इसके अंदर इन्होंने जो स्टेक लिया था, ये जब स्टेक लिया था तब भी आई इंडिया बुल्स का यानी कि हाउसिंग फाइनेंस का शेयर जो है 13% गिर गया था जब इन्होंने 40% एक्विजिशन किया था ओक नॉर्थ बैंक के अंदर। तो ये जो आप होल्डिंग्स देख रहे हैं, तो ये बैंक में जो होल्डिंग की थी ये इन्होंने अपने होल्डिंग कंपनी के थ्रू की थी, ओक नॉर्थ होल्डिंग्स के द्वारा। तो ये होल्डिंग्स के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक्चुअली मीडिया के अंदर वो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट आई थी। तो सिंपल सी बात ये कि होल्डिंग कंपनी के थ्रू आप जो है बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा उसके बाद इन्होंने बताया भी था कि हमारे लिए फ्रूटफुल होगी, और ये वास्तव में ऑनलाइन जो है लोन्स देते हैं, और ये इनको फुल फ्लैश जो है बैंकिंग लाइसेंस था जो एक नॉर्थ होल्डिंग्स के अंदर। तो इन्होंने इसीलिए जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की थी। और ये मैनचेस्टर बेस्ड जो है वो एक नॉर्थ बैंक है जिसको इन्होंने जो है 40% स्टेक इन्होंने खरीदा था, तो वहाँ से भी जो है डिस्पोज ऑफ करते हुए आ रहे हैं। तो ये भी अल्टीमेटली आप अपने बिजनेस को कर्टेल कर रहे हैं, तो ये भी किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। और देखिएगा सीधी सी बात ये है कि मैं आपको फिर यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर नहीं लगता है, और कोई भी प्राइस जो है इसमें हो, मुझे किसी भी प्राइस के ऊपर ये शेयर ठीक नहीं लगता। रीज़न है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरी बात है प्रॉफिट जो है घटती ही जा रही है। तो अभी कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं वो क्या आएंगे, परफॉर्मेंस बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाई गई, और बैलेंस शीट के अंदर जो अकाउंटिंग का जो यूज़ किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि जो एक सामान्य व्यक्ति है वो सीधा सीधा इसको ना समझ सके। तो आपको उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत पड़े, तो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया। और उसमें आपको एक और भी बात बताऊंगा कि जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था तो जो हम इसकी डाउनलोड करते हैं तो जो नॉर्मल पीडीएफ नहीं थी, तो इसकी जो पीडीएफ भी जो है दूसरा उसके लिए जो आपको एक सॉफ्टवेयर एडोब का जो है आपको डाउनलोड करना पड़ा। तो सिंपल सी बात ये कि जिससे कि बहुत सारे जो लोग हैं अगर इसके बीएससी के साइड से इसके रिजल्ट को भी खोलेंगे तो वो उनको मिलेगा नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे जो है डाउट क्रिएट होता है हालांकि। तो सिंपल सी बात यहाँ पर मैं यही करना चाहूँगा कि ट्रेडिंग के लिए हो सकता है बढ़िया शेयर है, क्योंकि मूवमेंट्स वो ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं दोनों साइड, लेकिन ये ट्रेड भी वही कर सकते हैं जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस तो शायद ये जो शेयर है ये बहुत बड़े जो है नुकसान उठाने के लिए जो है ट्रेडर्स को तैयार कर देता है। और आप में से जो जिन लोगों ने भी कभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ट्रेड किया हो, अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप इसके किसी एक या दो ट्रेड में पैसे कमाएंगे और विदाउट स्टॉप लॉस आप कर रहे होंगे तो अगले दो ट्रेड में आप गवा चुके होंगे। मैंने कभी भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ना कभी ट्रेड किया है, और इवन इसके पूरे ग्रुप के अंदर जो है मैंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर अब सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। हालांकि देखिएगा कुछ समय था कि ये जो शेयर है ये 1000 रुपये से ऊपर जो है शेयर ट्रेड करता था, एक जाना माना शेयर था। और दीवान हाउसिंग फाइनेंस एपिसोड के बाद ये सारी चीज़ें खुल के आने लगी और इनमें जो है डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस होने लगे, तो उसके बाद जो है लोगों का रुझान भी इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से हटता हुआ जा रहा है। अगर इसी सेक्टर में अगर आप अच्छी कंपनियां देखना चाहेंगे तो मुझे दो ही कंपनियां पसंद है, और अगर बात करेंगे तो दो कंपनियों में पहली कंपनी है HDFC लिमिटेड और दूसरी कंपनी है टू द सम एक्सटेंट LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसके अलावा जो बाकी जो कंपनीज हैं या तो साइज़ में छोटी हैं या उनकी पेरेंटल जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस की भी अच्छी जो है
कंपनी कैनफिन होम भी अच्छी है, लेकिन मुझे फिर भी मैंने आपको बताया कि मुझे उनके पेरेंटल ग्रुप के साथ जो है, और या जिस तरीके से उनको पैसे की लिक्विडिटी की जरूरत होती है, वो बीच बीच में स्टेक बेचते रहते हैं, वहाँ से जो है कंसर्न आते रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सी बात ये है कि ये जो कंपनी है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अगर आप इसी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो ये निवेश के लिए बिल्कुल नहीं है शेयर। ट्रेड आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग में बहुत अच्छे मूव्स होते हैं। और इन्वेस्टमेंट अगर आप इस पूरे सेक्टर में देखना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, HDFC लिमिटेड यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC। और दूसरी बात जो है इसके अंदर LIC हाउसिंग फाइनेंस। और उसके अलावा बाकी जो कंपनीज है उन्हें उन कंपनियों में किसी न किसी रीजन की वजह से कंफर्ट नहीं आता है। अगर आपको इस एनालिसिस का कोई फायदा मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि सर आपके एनालिसिस की वजह से मैंने ये शेयर जो खरीदा या नहीं खरीदा। हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे एनालिसिस मैं आपके साथ करता हूँ कि जो है आप बच गए होंगे, और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई होंगी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिएगा, ये स्टॉक मार्केट का रूल है, और यहाँ पे परफेक्शन जो है वो भगवान के अलावा शायद किसी के पास जो है नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम अपनी तरफ से जो भी एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ करते हैं, जो वाइज जो है समझदारी वाला जो एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं। फिर भी आपकी जो राय रहती है उसके लिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप अपनी राय जो है हमेशा कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर करते रहिएगा। वीडियो कैसी लगी फिर बोल रहा हूँ आपको, जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।